Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 सितंबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनटो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी लास्ट में आपका डेली बेसिस पे एक टेस्ट लिया जाता है। तो पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि यहाँ पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने आज के इस लेक्चर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। बाकी अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। दोस्तों आपको पता होगा जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं न्यूज़ में, उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखना होता है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर पिछले कुछ साल से लोकेशंस पूछी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। हाल ही में क्या होता है, दो अलग अलग जो जंगली जानवर हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है। एक फिशिंग कैट और दूसरा पाइथन। इनको बचाने के बाद में इसी डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेंचुरी स्थित है, वहाँ पर इसको छोड़ दिया गया और इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर हुए डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। काफ़ी अलग सा नाम लग रहा है, यूनिक सा नाम लग रहा है। पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन बन जाए और इसके बारे में पता ना हो तो यहाँ पे इसको हम ऑब्वियसली बातें कवर करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, पता होगा 100%। तो दोस्तों ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग मैप देखते हैं तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश नज़र आएगा। अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, जैसे नीचे आपको असम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में नागालैंड देखने को मिलेगा। बाकी एक इंटरनेशनल बाउंड्री को भी शेयर करता है। इधर आपको म्यांमार नज़र आएगा, ऊपर आपको चाइना नज़र आएगा और इधर आपको भूटान नज़र आएगा। तो इसकी बाउंड्रीज हमने लोकेशन को अच्छे से पढ़ा ना। दोस्तों ये जो सेंचुरी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में, 1977 में यहाँ पर इसको बनाया गया। ये सेंचुरी लगभग 190 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैली हुई है। इसका जो नाम है बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो नाम पड़ा है ना आगे डी एरिंग, ये एक पर्सन है जिनके नाम के ऊपर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन पॉलिटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम डेइंग एरिंग था, जिनका फोटो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यही है डेइंग एरिंग। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है, इनको याद में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करेंगे वेजिटेशन की। तो इस पूरे एरिया के अंदर में, इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सारी जो हमारी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ें दोस्तों एग्जामिनेशन में कहीं पूछी नहीं जाती हैं, तो इतना स्पेशल फोकस इस पर मत करना। बाकी बात करेंगे जैसे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स वो एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स के साथ अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। बोला जाता है कि इस सेंचुरी का 80% जो हिस्सा है वो केवल घासों से कवर हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहती हुई नज़र आती हैं। अगर हम यहाँ पे जानवरों की बात करते हैं तो कई सारे अलग अलग प्रकार की जो एनिमल की स्पीशीज़ है वो देखने को मिलती हैं। प्लस जैसे कि बफलो, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, कैट यहाँ पे पाया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो दूसरे देशों से उड़कर आती हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लिए, कुछ अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ समय के लिए रुकती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेन्स हो गई, वाइल्ड डक्स हो गई, स्टॉक्स हो गई। तो ये सारी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये स्पीशीज़ कहाँ से आती हैं? ऊपर रशिया से, साइबेरिया से, मंगोलिया से ऊपर से आती हैं और यहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकती हैं। साल में एक बार यहाँ पे हम इसको अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगले आर्टिकल में ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसेंस डैम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेसेस इन न्यूज़ के कॉन्सेप्ट से भी लिंक कर सकते हो। तो इथियोपिया नाम का जो एक अफ्रीकन कंट्री है, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि इन्होंने यहाँ पर ये जो ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसेंस डैम है इसको फिल कर दिया है। ये जो डैम बना है ना, ये पूरा बांध नाइल नदी के ऊपर बना है। नाइल नदी के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा। नाइल नदी हमारे दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में आती है ये। तो इसी नदी के ऊपर में, क्योंकि ये नदी कहाँ से गुजरती है, थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रख पाओगे। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के स्पेशली कुछ हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट है। इजिप्ट हाल ही में न्यूज़ बना हुआ था, पता होगा। तो पूरे इजिप्ट को ये नाइल नदी क्रॉस करके निकलती है आगे। इजिप्ट के नीचे आपको सूडान नजर आएगा, सूडान के जस्ट बराबर में आपको ये इथियोपिया देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो नाइल नदी है ये इधर से इस तरीके से जा रही है। ठीक है, साउथ सूडान से आती है, यहाँ पर वाइट नाइल कहलाती है, इसके बाद ऐसे गुजरती है ये नाइल नदी और आगे ऊपर जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे रेनाइसेंस डैम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो जो रेनाइसेंस डैम बना है ये ब्लू नाइल के ऊपर बना हुआ है। और ब्लू नाइल क्या है, एक सहायक नदी, एक ट्रिब्यूटरी है हमारी नाइल नदी की। ठीक है, ये नाइल रिवर जा रही है, इसी की सहायक नदी ब्लू नाइल है। इसी के ऊपर यहाँ पर रेनाइसेंस डैम बना हुआ है। और ये जो डैम बना है दोस्तों, ये इथियोपिया और सूडान के जस्ट बॉर्डर पर बना हुआ है, क्योंकि ये बॉर्डर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है बॉर्डर। ये नीचे इथियोपिया है, ऊपर सूडान है, ऊपर एरिट्रिया ये दूसरी कंट्री है, इधर यहाँ पर आपको जिबूटी दूसरी कंट्री देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम इथियोपिया और सूडान की बात करें, इसके बीच में ये बॉर्डर, इसके बीच में ये ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल जुड़ती है हमारी नाइल नदी में। और इस ब्लू नाइल के जस्ट बॉर्डर के पास में, इथियोपिया के बॉर्डर के पास में, इसी नदी के ऊपर में ग्रैंड रेनाइसेंस डैम को बनाया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन देखोगे, ये नदी कुछ इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे जाती है आगे गिर जाती है, यहीं पर इसको डैम को बनाया गया है। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डैम है ना, इसको हम लोग मिलेनियम डैम के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो हमारा इथियोपिया सूडान का बॉर्डर है जस्ट वहीं पर। यह डैम स्पेशली ब्लू नाइल नदी के ऊपर में स्थित है। ब्लू नाइल नदी जो कि एक मेन सहायक नदी है हमारी नाइल रिवर की, जैसे मैंने भी आपको मैप में दिखाया। ये जो डैम बनाया गया इसका कैपेसिटी कितना है, तो 6.45 गीगावाट तक की यहाँ पर इसकी कैपेसिटी डैम की देखने को मिलती है। ये जो डैम है जैसे ही पूरा हो जाता है, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद में पूरे के पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाला डैम कहलाएगा। ये यहाँ पर इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद 2 पावर स्टेशंस, स्पिलवेज, सैडल डैम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये जो मेन डैम है ये लगभग 145 मीटर हाई देखने को मिलेगा, 1780 मीटर लंबाई इसकी देखने को मिल जाती है। अगेन ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बस खाली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है। फिर बात आती है इजिप्ट और सूडान की। इजिप्ट और सूडान पता है इस डैम को लेकर लड़ भी रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे नाइल नदी का जो पानी है वो बट जा रहा है। कुछ पानी यहाँ पर इथियोपिया अपने पास में रख लेगा, जैसे हमारे इंडिया में आपस में 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर विवाद होता है ना, कि भाई उसने पानी रोक लिया, डैम बना दिया उसके ऊपर में। उसी प्रकार का इशू यहाँ पर इथियोपिया और सूडान में इस डैम को लेकर चल रहा है। सूडान बोलता है कि हमसे परमिशन नहीं ली है। सूडान बोलता है बार बार यहाँ पर कि आप इस डैम को रोको, इसके कंस्ट्रक्शन को रोको, इससे जो पानी का बंटवारा हुआ है वो पानी का बंटवारा बिगड़ जाएगा। समझ गए। तो ये यहाँ पर पूरा डिस्प्यूट नज़र आता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना जो वीडियो पे लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुँचा सकते हो। नाउ ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बात कर रहे हैं हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग के बारे में। तो ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो दिख रहे होंगे। ये जो मीटिंग है ये पिछले साल वाली मीटिंग है 2022 की, और 2022 की मीटिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि न्यू दिल्ली में हुई थी, और अब की बार की जो मीटिंग हुई है वो इस्तांबुल में यानी टर्की के अंदर में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सभी देशों के यानी जो हमारी एशियन कंट्रीज़ है स्पेशली, ठीक है, एशिया के अंदर में जो आ रही हैं उन कंट्रीज़ के जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड हेड हैं उन सब की मीटिंग हुई है। अब कोस्ट गार्ड हेड कौन से होते हैं, यानी कि जो तट पर जो हमारी समुद्र की सुरक्षा कर रहे होते हैं, समुद्र में जो बेसिकली समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स वगैरह होते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में 19वीं जो मीटिंग चली थी अभी ये एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज की इस्तांबुल में, उस मीटिंग को भारत ने अटेंड किया है। भारत के कोस्ट गार्ड ने स्पेशली इस मीटिंग को अटेंड किया है। जैसे ये मीटिंग भारत में हुई थी ना, वैसी एक और मीटिंग इस्तांबुल में हुई है। वहाँ पे हमारा जो देश है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये मीटिंग है क्या, ये हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग क्या होती है। ये एक एनुअल इवेंट है दोस्तों, यानी हर साल इस प्रकार का इवेंट होता है और ये रोटेशनल बेसिस पर होता है। कभी किसी कंट्री में होगा, कभी किसी कंट्री में होगा। पिछले साल न्यू दिल्ली में हुआ, इस बार टर्की में हो रहा है। समझ गए।
तो ये जो पूरा का पूरा मीटिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन लेकर आया था? इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जापान ने की थी, ताकि जितने भी हम एशिया के अंदर में एक बहुत बड़े समुद्र के साथ में जो कंट्रीज शेयर कर रही हैं, है ना, अपनी बाउंड्रीज़ को, वो सब साथ में आएँ, अपने साथ में मिलकर कॉपरेशन करें। और आज इस मंच के अंदर में टोटल 23 मेंबर्स हो चुके हैं। टोटल 23 मेंबर कोस्ट गार्ड एजेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये ड्रग्स एंड क्राइम का जो मुद्दा है उसको हैंडल करने का काम करेगा। दूसरा यहाँ पर जैसे हमारे समुद्र के अंदर में, स्पेशली एशिया के अंदर में जो हमारे जहाज़ होते हैं, सामानों के जहाज़ जाते हैं, व्यापार चलता है, तो काफ़ी सारे समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, लुटेरे होते हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं एसोसिएट मेंबर्स हैं। बाकी 23 अलग अलग इसके और भी मेंबर्स और भी एजेंसीज यहाँ पे नज़र आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना, जो ये हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग है, इस मीटिंग को यहाँ पे लॉन्च किया गया था कब? जब एक पायरेटेड वेसल, यानी एक समुद्री लुटेरे का जो वेसल है MV एलेंड्रा रेनबो, इस वेसल को यहाँ पे हमारी भारत की कोस्ट गार्ड ने जब्त किया था। कब? नवंबर 1999 में। बहुत पुरानी बात है, नवंबर 1999 में इस प्रकार के जहाज़ को जब्त किया गया। उसके बाद जाके यहाँ पर इस प्रकार की जो मीटिंग है वो बनानी शुरू की, जिस मीटिंग में हम सभी जो हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके मेंबर्स, उनके जो कोस्ट गार्ड्स हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में कॉपरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, आपस में कोशिश करते हैं कि हम अपने एशिया के अंदर स्पेशली समुद्र वाले हिस्से में सेफ्टी को प्रमोट कर सकें, सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकें और सारा मामला शांतिपूर्वक चलता रहे। ठीक है, तो 2023 की मीटिंग है, ये इस्तांबुल में हो रही है। 2022 की जो मीटिंग हुई थी 18th एडिशन की, वो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर में। फ़ोटो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये वाला फ़ोटो इस बार का है, जो अभी इस्तांबुल में मीटिंग चल रही है उसका फ़ोटो आपको ये नज़र आएगा। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव अगले आर्टिकल में सालेम सागो के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली साबूदाना है, आपने सुना होगा साबूदाना के बारे में। तो ये सालेम सागे को अभी यहाँ पर एक GI टैग मिला है। इस वजह से यह जो टॉपिक है वो न्यूज़ में, GI टैग को लेकर भी हर साल कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते रहते हैं। तो हाल ही में जो सालेम सागो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तो इसको यहाँ पे GI इंडिकेशन टैग दिया गया। इससे इसकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ गई है, इतनी बढ़ चुकी है कि हम भी अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, GI टैग का यही एक मेन रोल होता है। नाउ अब बात करते हैं, ये जो सालेम सागो है ये है क्या? ये देखो, सागे जो होता है, ये सागो, ये कहाँ से आता है? रॉ टेपोइका से आता है। अब रॉ टेपियोका, सॉरी, टेपियोका क्या होता है दोस्तों? टेपियोका कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। हिंदी में शायद इसको कसावा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं खुद पहली बार इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कसावा बोला जाता है यहाँ पर टेपियोका को। ठीक है, तो ये जो टेपियोका है, इसी से ये साबूदाना बनता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कैसे? इस टेपियोका के छोटे छोटे यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे जो यहाँ पर मोती के फॉर्म में यहाँ पर ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो वाइट कलर के देखने को मिलते हैं और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी टेपियोका के जो रूट्स, इसकी जो जड़ें होती हैं, उसको क्रश करके उसके पाउडर फॉर्म का यूज़ करके, वेट स्टार्च पाउडर फॉर्म का यूज़ करके, तब जाके यहाँ पर ये जो साबूदाना है वो बनता है। इसी वाले साबूदाने को, क्योंकि जो टेपियोका से बनने वाला साबूदाना है, इसी को यहाँ पे क्या किया गया है? ये GI टैग दिया गया है। अब टेपियोका है क्या दोस्तों? तो एक मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एक फसल कह सकते हो, जिसको उगाया जाता है आज के समय में लगभग 3 लाख हेक्टेयर तक की ज़मीन में। स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में इसको ग्रो किया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ समय पर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब किस प्रकार के वेदर में और किस प्रकार की मिट्टी में इसको ग्रो करना पसंद है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी या फिर स्पेशली जो रेड कलर वाली सॉइल होती है, रेड लेटराइट सॉइल, जिसमें थोड़ा सा लालपन आपको देखने को मिलता है, उस प्रकार की मिट्टी के अंदर में टेपियोका सबसे बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। बारिश की बात करेंगे तो लगभग जो बारिश है हर साल 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होगी, तब जाकर जो ये क्रॉप है ये बढ़िया से ग्रो कर पाएगा। अब क्योंकि इसको GI टैग मिला है तो थोड़ा सा हम लोग GI टैग के बारे में बात कर लेते हैं। GI टैग होता क्या है दोस्तों? GI टैग एक प्रकार का साइन है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया जाता है। खाने पीने की चीज़ हो सकती है ना, हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, फूड प्रोडक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ड्रिंक हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये GI टैग दिया जाता है। और GI टैग कैसे लेना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए। इसको लेकर हमारे पास में पूरा कानून है, पूरा एक्ट है। कौन सा एक्ट है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्ट के तहत कह सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है। GI टैग मिलने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है। बोला जाता है कि इसी जगह में ये प्रोडक्ट मिलता है, और कह सकते हो जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को GI टैग मिलेगा उसको दूसरी जगह पर कॉपी नहीं किया जा सकता, उसको फुल प्रोटेक्शन मिलती है।
जीआई टैग 10 साल तक वैलिड रहता है और 10 साल बाद अगर यहाँ पे कोई रिन्यू करवाना चाहता है तो वापस से उसको आगे के लिए कंटिन्यू कर सकता है। समझ गए। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। दोस्तों अगले आर्टिकल में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, यही इसका मेन काम है इस प्रकार का जो हमारा फूड प्राइस इंडेक्स है इसको लेकर आना। तो इन्होंने ये बताया कि अब की बार अगस्त के महीने में जो हमारे फूड के प्राइसेस हैं, खाने पीने की चीज़ों के जो दाम हैं वो थोड़े से यहाँ पर कम होते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स का मेन मकसद ही होता है, देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यही हमारे फूड प्राइस इंडेक्स को तैयार करता है। और फूड प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक मापने का तरीका है कि हर महीने किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके दाम के अंदर में बदलाव आ रहा है, उसको मापने का काम ये फूड प्राइस इंडेक्स करता है। ठीक है, इस इंडेक्स में 5 प्रकार के फूड्स को ऐड कर रखा है। वो 5 कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं? हमारी अनाज हो गई, सब्जियां हो गई, डेयरी का सामान हो गया यानी दूध और दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गया और शुगर हो गया। इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है इस फूड प्राइसेस के अंदर में। इनके जो प्राइसेस हैं उसका जो पूरा का पूरा मापन है वो किया जाता है इस फूड प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और इसका जो बेस ईयर है वो 2014-16 है। 2014-16 से यहाँ पर ये लोग आगे के बेस ईयर्स को कंपेयर करते हैं। नाउ तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फूड प्राइस इंडेक्स कौन लाता है, फूड प्राइस इंडेक्स का काम क्या है, ये तो आप पता चल गए। कौन लेकर आता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जिसका मेन काम यहाँ पर यह है कि हमारे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर जो भुखमरी है इसको ख़त्म करना, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, लोगों तक अफोर्डेबल वे में सस्ते दाम में अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन मकसद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन गोल है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सके, हर एक व्यक्ति तक अफोर्डेबल यानी वो इंसान आराम से परचेज कर सके और हाई क्वालिटी का खाना दे सके हम उसको। और इसी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के अंदर में एक जगह है रोम, वहाँ पर। मेंबर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इस FAO के अंदर में टोटल 195 मेंबर्स हैं। 194 तो कंट्रीज़ है, 194 तो कंट्रीज़ इसका हिस्सा है, बाकी एक पूरा यूरोपियन यूनियन है। तो FAO बेसिकली आज के समय पर 130 से ज़्यादा अलग अलग देशों में पूरे दुनिया भर में काम करता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कई सारी अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, जैसे कि एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, फिर आती है एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिर आती है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट, फिर आता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफी की रिपोर्ट हाल ही में आई है और मैंने इसी वीडियो के अंदर में सोफी की रिपोर्ट डिटेल से डिस्कस की थी, आपको याद भी होगा। नम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। दोस्तों अगले आर्टिकल में अनामलई टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खबर क्या है? तो एक स्टडी की गई है फायरफ्लाई के ऊपर में। फायरफ्लाई जानते हो, जुगनू जिसको बोलते हैं, चमकने वाली जो मक्खी होती है, जुगनू जिसको बोलते हैं, रात में चमकती है ना, लाइट जलती है उसमें से हर किसी ग्रीनिश कलर की। तो वो फायरफ्लाई जो स्पीशीज़ होती हैं उसके ऊपर स्टडी की गई है। स्टडी करते हुए ये बोला गया है इन फायरफ्लाइज को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो स्टडी के दौरान पता ये चलता है कि जो ये जुगनू है ना, इनको परेशानी हो रही है आजकल अनामलई टाइगर रिजर्व में। रीज़न ये है कि वहाँ पे काफ़ी सारी आर्टिफिशियल लाइट्स लग चुकी हैं। आर्टिफिशियल लाइट जैसे आपके घरों में लाइट्स होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से यहाँ पर ये जो फायरफ्लाइज हैं ये आपस में कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो जुगनू है ना, इनके अंदर आपस में लाइटें जलती हैं ग्रीन कलर की, उसी लाइट के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मेट करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट ने क्या किया है, इनके बीच में डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है। इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका कम्युनिकेशन का बिहेवियर बिगड़ चुका है। तो ये बेसिकली पिछले कुछ समय पर रिसर्च की गई है अनामलई टाइगर रिजर्व में। इसी वजह से अनामलई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। तो अनामलई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? स्पेशली मैंने बोला है हमेशा लोकेशन ध्यान रखना, तो तमिलनाडु के अंदर में ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का मैप है, नीचे आपको सबसे साउथ में बिल्कुल यहाँ पर एक तमिलनाडु स्टेट देखने को मिलेगा। तमिलनाडु कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको केरला देखने को मिलेगा, कर्नाटका देखने को मिलेगा और ऊपर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इन सभी स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है यहाँ पर ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर में ही अनामलई टाइगर रिजर्व आपको नजर आएगा। जैसे मैंने आपको स्पेशली बताया, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जंगल, ड्राई डेसिडियस, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कई सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगेन वही सिमिलर चीज़, कभी भी आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछने वाले, हमेशा पूछेंगे तो लोकेशन पूछेंगे।
नाउ अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस की तरफ। आई होप दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर को सुन लिया है। अब स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को, देखेंगे यहाँ पर आपने कितने अच्छे से कितने कंसंट्रेशन के साथ में सभी चीज़ों को सुना है। आपकी टेस्ट लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी नागालैंड। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसेंस डैम हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से नदी पर स्थित है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका के अंदर, या जाम्बेजी नदी नामीबिया के अंदर, या ब्लू नाइल नदी इथियोपिया में, या वोल्टा नदी घाना के अंदर। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो मीटिंग है इसकी शुरुआत की गई थी कब? जब भारत ने एक जो समुद्री लिटोरे से भरा उनका जो जहाज़ है उसको पकड़ा था 2008 में, तब से यहाँ पर इसको बनाया गया है। या दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है वो यहाँ पर इसी मीटिंग का एक एसोसिएट मेंबर है। तो बताओ इस मीटिंग को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेपियोका क्रॉप को लेकर। तो टेपियोका क्रॉप जो कि हाल ही में आपने इसके बारे में पढ़ा है, टेपियोका क्रॉप को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो क्रॉप है इसको उगाया जाता है जो हमारी रेड लेटराइट सॉइल होती है खासकर उसमें। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो फसल है इसके लिए हर साल 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश की हमें आवश्यकता होती है, तब ये बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेगा। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो फूड प्राइस इंडेक्स है इसका मेन काम है जो हमारा मंथली बेसिस पर इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर स्पेशली फूड के जो प्राइसेस हैं उसमें जो चेंज आता है उसको मापने का ये काम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, फूड प्राइस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग रीमैच कर सको और जो भी आपका स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सको। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों करेक्ट हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आपसे पूछा गया टेपियोका क्रॉप को लेकर बताओ ये दो स्टेटमेंट कौन सा सही है। अगेन यहाँ पर भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। फिर आपसे पूछा गया इस एजेंसी मीटिंग को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से सेकंड वाला स्टेटमेंट तो चलो सही है, दूसरा वाला गलत है। सॉरी यानी पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा ये जो मीटिंग है ये मीटिंग स्टार्ट तब से होती है जब भारत ने बिल्कुल एक समुद्री लुटेरे भरा जो जहाज़ है वो हमने पकड़ा तो था, लेकिन वो 2008 में नहीं पकड़ा था, 1999 में पकड़ा था, नवंबर के महीने में। आपको पता होगा, अगर बिल्कुल शार्प तरीके से जिसने भी सुना होगा वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसेंस डैम बताओ हाल ही में न्यूज़ में तो कहाँ पर स्थित है। तो इथियोपियन लिखा है तो आप सीधा पहचान गए होंगे, इथियोपिया के अंदर में, स्पेशली ब्लू नाइल रिवर जो है इथियोपिया में वहाँ पर ये स्थित है। फिर पूछा गया डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ही एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने सही हुए कितने गलत हुए, सब कुछ ऑनेस्टली लिखना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वापस से हम यहाँ पे आपके साथ में मिलेंगे कल वीडियो के अंदर में। वापस से आप ट्राई कर सकते हो, वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता रहेगा। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।